दोस्तों नमस्कार। आप हमारा जो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग का जो हमारा सिलसिला चल रहा है यार, तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे अभी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो मुझे लगा थोड़ा आपको भी बता दें। तो देखो ये यार 11th की बुक है, एनसीईआरटी की 11th की बुक है। और आपको पता है कि स्थानीय स्वशासन से बहुत सारा सवाल आता है, और ये एनसीईआरटी अभी हम आपको बताने वाले हैं। और फिर से बता दें, हम बार बार कहते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहो, नहीं रहोगे तो खामियाजा इसका आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पर हो यार, एनसीईआरटी से बेहतर कहीं नहीं लिखा गया है। इस बुक को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत शानदार काम कर सकते हैं। और यदि मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग में यदि कोई दिक्कत समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि इस एनसीईआरटी बुक में स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या दिया गया है, और मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। चलिए, तो देखिए ये इसमें क्या दिया हुआ है। परिचय पहला, केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए तो ये क्या है, ये विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास केंद्रीय और प्रादेशिक यानी केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारें मौजूद थी, तो विकेंद्रीकरण नहीं था। क्वेश्चन में पूछा गया विकेंद्रीकरण। तो लोकतंत्र के लिए यह भी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। ये हो क्या हो गया हमारा विकेंद्रीकरण, समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लिख देंगे वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वेश्चन तो यही पूछा है कि स्थानीय शासकीय निकायों की महत्ता, एक तो सेम क्वेश्चन यही है ना। चलिए, संविधान के 73वें 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं। अगला एक स्थानीय शासकीय निकाय के काम और जिम्मेदारियाँ, तो क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया जिम्मेदारी को लेकर, काम को लेकर, उदाहरण की किस सीमा तक, क्वेश्चन था इस तरह का। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये स्थानीय सरकारें क्यों। तो क्यों का मतलब क्या है कि घरेलू हिंसा पर लोग, मतलब लोगों का काम करने के लिए एक केस स्टडी लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नीचे देखें कि ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 93 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये हम आपको भूमिका में लिखा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। यही है हमारा विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट कि जो बदलाव चला था, ये कथाएं इस बदलाव के सब सबूत पेश करती हैं। ठीक है, कि गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, सिंपल। तो ये सब लाइन आप चूँकि हम रिकॉर्ड करें फिर आपको दे ही देंगे, तो ये सब लाइन क्या करता है, आप आंसर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। ये सब क्या होगा, इसका लाभ होगा, बेनिफिट होगा। जो पूछा था ना कि क्या बदलाव आया है, तो बदलाव क्या आया कि शासन लोगों तक पहुंचा है। इसको सिर्फ आप देखते रहिए, फिर आप रूम पे वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आम नागरिक की समस्या और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी स्थानीय शासन की मान्यता है। तो ये क्या है, ये समस्या आप इस सबको आंसर में जिक्र करेंगे कि इसका इन्होंने ये दिया था ना कि क्या बदलाव आया, तो समस्या ये था, ये बदलाव आया है कि शासन प्रशासन लोगों तक पहुंचा है। ठीक है, लोकतांत्रिक फैसले लेने का निर्भर यह लोगों का नज़दीक होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आराम से, बुक आपके पास भी होगा तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। हमने न्यायालय में भी इस तरीक़ा से पढ़ा था। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम जो मुख्य पॉइंट है उसको अंडरलाइन किए हैं। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। तो ये क्या है, इसके लाभ हैं, बेनिफिट्स है, जो क्या चेंजिंग आया। तो पहले परिचित नहीं थी जनता, अब जनता परिचित हो गई है। ठीक है, लेकिन ये बुक होगा आपके पास तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो रोक के इस किताब को पढ़ लीजिएगा आप। चलिए, इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। क्या ये निष्कर्ष वाला लाइन हो सकता है, जब हम निष्कर्ष लिख रहे हैं ये लाइन उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सिंपल। चलिए, अब है कि भारत में स्थानीय शासन का विकास, तो ये उसका पूरा कहानी दिया हुआ है। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये चलाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919-1935। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि जो हम आर्टिकल 40 की बात किए थे, कि महात्मा जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे में आप लिख सकते हैं, जब ऐसे पूछा गया हो तो फिर वहाँ पे हम शब्द कहाँ से लाएंगे, तो फिर वहाँ इतिहास लिखा जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब है कि ये पंचायतों को सहभागी लोकतंत्र स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। सहभागी का मतलब क्या कि सभी का भागीदारी हो। ठीक है, चलिए अब इसे क्या देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन था, बल्कि फैसला था, बल्कि लेने कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण। हमने आपको फिगर पहले बता दिया था कि ये विकेंद्रीकरण हमारा होगा इससे। जैसे आप जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम वो इमेज आप लोग को नहीं बता दे, एक बार बताते हैं कि देखिए अगर आप पंचायती राज का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ इस तरह का एक डायग्राम बनाइए। यहाँ पर आप लिखिए केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, इसके पीछे आप लिखिए राज्य सरकार, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, आपको जो भी लिखना है, ठीक है, और यहाँ आप लिख दीजिए विकेंद्रीकरण। तो ये डायग्राम आप निश्चित रूप से, यदि आप पंचायती राज पर आंसर लिख रहे हैं तो ये डायग्राम आप बना देंगे तो बहुत शानदार इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आपके पास बहुत अच्छी समझ है चीज़ों की। तो सहभागी लोकतंत्र, तो ये देखिए जो पंचायती शासन है उसी को सहभागी लोकतंत्र भी कहा जाता है। यदि आपको कभी क्वेश्चन में पंचायत की जगह सहभागी लोकतंत्र आ जाए तो क्वेश्चन समझना है कि यहीं से कुछ सवाल पूछा गया है, ठीक है। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय 2 प्रदेशों को सौंप दिया गया था नीति निषेध, तो हमने बताया 40 आर्टिकल। फिर पहली बात तो यह था कि देश विभाजन खलबली के साथ चला था, और लेकिन ग्रामीण भारत के लिए ऐसा माहौल उद्देश्य मिटिया मिट हो जाएगा, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गाँव में गुटबाजी, अब देखिए ये क्या है, ग्राम पंचायत हो लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते हुए भी ऐसा करना शायद ठीक ना हो। तो क्या जब अभी भी जो हमारा ग्राम पंचायत से गुटबाजी होता है कि नहीं होता है, जब आपका नेगेटिव परिप्रेक्ष्य लिखना होगा, आलोचना कहीं जगह लिखा कि समालोचनात्मक समालोचना कीजिए, तो इससे लाभ तो हुआ है कि विकेंद्रीकरण हुआ है, शासन गाँव तक पहुँचा है, लेकिन इसका नेगेटिव पक्ष ये होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव पक्ष होगा, समालोचना आप लिख सकते हैं। तो गाँव में गुटबाजी अन्य बुराइयों के मौजूद समझ रहे ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि कई क्वेश्चन में समालोचना पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम। पंचायत के चुनाव में कभी गांव में रहे हैं, जानते तो होंगे। तो मुखिया उखिया का जब चुनाव होता है गांव में तो कितनी गुटबाजी होती है, वो आज भी होती है, वो आज भी होती है। हाँ, उस समय ये आशंका था कि यदि आप लाएंगे तो गुटबाजियाँ बढ़ेंगी, हाँ ये बढ़ेंगी। तो उन लोग को ये लगा था कि आने वाले टाइम में सोसाइटी इतनी स्टेबल हो जाएगी कि लाने के बाद गुटबाजी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी चल रहा है ना, व्यवहारिक चीज़ है ये। तो ये जब समालोचना में आप लिखेंगे तो ये इसके नकारात्मक पॉइंट हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। चलिए अब है कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ देख लीजिए हमने ये लिखा दिया आपको कि 73 में 74 में सामुदायिक कार्यक्रम त्रिस्तरीय, तो ये हमारा त्रिस्तरीय है, ठीक है। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश, अब देखिए ये लाइन ठीक है। जो उन्होंने कहा था, एक क्वेश्चन था ना कि वित्तीय केंद्र के अलावा किन किन साधनों पर वित्तीय से क्वेश्चन पूछा था, तो ये वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो ये पॉइंट उस क्वेश्चन में सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे चले अगर हम, तो 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बलवंत राय मेहता समिति कमेटी के आधार पर इसको दिया गया, कई सारी समितियाँ बनी थी। 73वां 74वां संविधान संशोधन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन की बात की और इन संशोधनों के द्वारा स्थानीय शासन का मौजूद किया और पूरे देश में इसका कामकाज बनावट की एक रूपता लाई। कामकाज शक्ति पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये ब्राजील का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। 73वां लागू हो गया हमारा, दोनों सदन से पारित होने के बाद, पास होने के बाद, ठीक है। अब स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है, क्योंकि सारा का सारा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार उसको करती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा त्रिस्तरीय, एक क्वेश्चन दिया था कि बनावट बताइए, संरचना बताइए। एक क्वेश्चन में संरचना था, क्या लिखा, बनावट का मतलब क्या होता है, संरचना ना। त्रिस्तरीय है तो क्या उस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संरचना बताइए 73वें संविधान संशोधन का संरचना, उसका आंसर ये हो जाएगा। भूमिका आप लगा दिए, ये बॉडी में आप डाल दिए, निष्कर्ष तो वहाँ से हम लिखा दिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, ग्राम अनिवार्य, तो संविधान के 73वें संशोधन इस बात की प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलकों में मतदाताओं के रूप में दर्ज हर वयस्क नागरिक व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश कानून के अनुसार होता है। अब है हमारा चुनाव, चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव के बारे में जानते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं पूछा गया है, और ऐसे जानता है साहब कि 5 साल में चुनाव होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलें, चलिए अब है हमारा आरक्षण।
तो आरक्षण जानते 1/3 दिया गया, बहुत सारी राज्य सरकार ने 50% कर दिया है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये लाभ है, ये महिला सशक्तिकरण है, समाज में जागरूकता वाला पॉइंट। इसके सकारात्मक पक्ष लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इससे महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। समझ रहे हैं चीज़ों को? ठीक है। अब यदि हम आगे चले तो विषयों का स्थानांतरण, ये 29 विषय जो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे उस क्वेश्चन में, ठीक है, कि कैसे किया, ये 29 विषय है। अधिकांश अब क्या है, 11वीं से दर्ज किए गए इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। प्रदेश यह फैसला करेगा कि 29 विषयों में से कितने विषय को स्थानीय निकाय को हवाले करना है या कि नहीं करना है। लेकिन हमने क्या बताया आपसे कि बहुत सारे ऐसे अभी विषय हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को नहीं दिया है। 243 पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण और दायित्व विधायक का कानून बनाकर लाएगी। अब यहाँ पर हमारा दिया है, देखिए कि कौन कौन विषय है, वो विषय दे दिया गया। तो सारा विषय आपको याद नहीं रहेगा, कुछ मुख्य मुख्य विषय आप याद कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए, बस हो गया। हाँ 11वें सूची में ठीक है दिया हुआ है, आप सही बोले थे। तो हम ये बता रहे हैं कि इसमें सारा तो याद नहीं रहेगा, 2-4 आप याद रख लीजिए ताकि एग्जाम्पल डालने में आपको अच्छा हो। ठीक है, आगे चले। अब है देखिए कि भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 73वें संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया है। ये प्रावधान उन क्षेत्र पर लागू नहीं, सिर्फ ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है कि पूरे देश में ये लागू नहीं है। कुछ क्षेत्र आदिवासी इलाका जैसे एमपी है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो वहाँ पर इसे लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर कि साझे संसाधनों को देखरेख करते रीति रिवाज, इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के इस अधिकार की रक्षा की गई। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। वहाँ पे एक पेशा लगेगा, पेशा अगर जानते हैं कि पेशा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल 1996 में लगेगा, तो उसकी जगह वो वहाँ पर चलता है। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों में ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए और निर्वाचित ग्राम सभा को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों में से ऐसे समुदाय को परिचित कराना, तो ये उसका रीजन हो गया। ठीक, अब हमारा कि राज्य चुनाव आयोग, तो राज्य चुनाव आयोग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि भारत चुनाव आयोग की तरह ही राज्य में चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है और वही ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। फिर राज्य वित्त आयोग, तो वित्त वाला क्वेश्चन था, हमने ऊपर ही बताया था। तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है, 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाता है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा और यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, दूसरी तरफ शहरी और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच संसाधनों का बंटवारा करेगा। तो संसाधन के लिए जो राज्य सरकार जो पंचायतें हैं, एक तो केंद्र सरकार उसको अनुदान मिलता है, एक राज्य सरकार देता है और दूसरा जो है वो टैक्स लगाता है। जैसे देखिएंगे दिल्ली में एमसीडी का बहुत टैक्स चलता है। इस तरह ग्राम पंचायत में जो पंचायत है उसको टैक्स लगाने का अधिकार है, बट उसके पास इतना पावर नहीं है को टैक्स लगाए, लेकिन उसको राज्य सरकार उसको अधिकार दे सकती है। तो ये उसके वित्तीय स्रोत हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 74वां संविधान संशोधन, अब ये 74वें संविधान संशोधन क्वेश्चन आ गया है। 73वें संशोधन का और क्रियान्वयन अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, जब देखें तो ये आइए, शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। ये इसका क्या सकारात्मक पक्ष है। ठीक है, आइए भैया, अब देखिए ये क्या है कि शक्ति अर्जित के इन संस्थानों में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों के राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है महिलाओं का। एग्जाम्पल देकर आप लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पितृसत्तात्मक वाला क्वेश्चन लिखा हुआ था ना। ठीक है, ठीक है। अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श से महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ते चर्चा यदि संवेदनशील होते। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही है अथवा महिलाओं को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसला लेता रहा है। तो जब ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है तो आप आंसर में लिख सकते हैं, जो पुरुषवादी वाला समालोचना है, तो एक तरफ कि हाँ ऐसा भी होता है लेकिन कई जगह महिलाएं भी भाग लेती हैं। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। अब देखिए, लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होगा। जो हमने पीछे पढ़ा था कि पंचायती राज में क्या हो रहा है, संघर्ष बहुत हो रहा है, गांव में हो रहा है ना। हमने कहा कि पंचायती राज का एक नकारात्मक प्रभाव है कि गांव में आपसी संघर्ष बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है। सामाजिक रूप से समाज में कुछ समूह काफ़ी प्रभावशाली होता है।
तो सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है कुछ जो तबका है, तथा वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता है। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है कि जो दबदबा वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि हमारा बना रहे, और जो सत्ता जिसको अधिकार मिला है वो चाहता है कि अब सत्ता हमारे हाथ में। इसके से क्या होता है, बीच में संघर्ष होता है, यही है गुटबाजी गांव का हो जाता है। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते हैं। जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होता रहेगा। तो ये लाइन आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। जब आप नकारात्मक बात लिखेंगे तो इस क्या होगा, तनाव बढ़ा है किसके बीच, एक जो अधिकार लेना चाहता है, एक जो पहले से समाज में दबदबा बना हुआ है। ये ऐसे में भी जा सकता है ये लाइन। चलिए, भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है, क्योंकि पंचायती राज को अधिकार दिया ही नहीं गया है, तो कम तो होगा ही। ये फिर हमारा एक नगर पालिका का यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है। आगे चले, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए, ये इसकी कमियां हैं कि जब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दिया जाएगा या फाइनेंशियल पावर, तो आप कितना काम करेंगे, आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है, यानी नुकसान हुआ है। तो ये सब आंसर में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व इतना प्रतिशत होने के बाद जब सरकारी खर्चों का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है, इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आप लिख सकते हैं आंसर में कि इसका इनकम कम है और खर्च ज़्यादा है, इसी कारण ये निकाय अनुदान वाले पर निर्भर करते, केंद्र और राज्य सरकार पर। फिर आ गया हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या लिखा, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में है। ये निष्कर्ष कहीं भी आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि सरकार यदि कोई कानून बनाता है तो सरकार की असली परीक्षा कानून बनाने में नहीं है, बल्कि कानून को 100% इम्प्लीमेंट करने में आती है। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई उपयोग नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है कि यही संकेत स्थानीय शासन निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार हैं। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता का भागीदारी जनता होगी। अब लोकतंत्र पे यदि कोई दूसरा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, कहीं पे भी ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या आप ये लाइन लिख सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदारी जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं अपनाना है। समझ गए। तो इस चैप्टर को एक बार आप और पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और बाकी हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। तो धन्यवाद ऑनलाइन वालों, इससे अधिक सेवा फ्री में हम नहीं दे सकते यार, हमारी अपनी भी कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, धन्यवाद आपको।